नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगिणी में। पिछले लेक्चर में हमने कांग्रेस के राइज़ तक के टॉपिक को कवर किया था। आज हम राइज़ ऑफ मॉडरेट नेशनलिज्म, नरमपंथी नेतृत्व के टॉपिक को कवर करेंगे पीटी के पर्सपेक्टिव से। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इस टॉपिक से मॉडरेट नेशनलिज्म के फीचर्स, मेथड्स, उनके अचीवमेंट और लिमिटेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन्हें आज हम कवर करेंगे। मॉडरेट्स प्राइमरली उपयोगितावाद यूटिलिटेरियनिज्म के आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। उनका मानना था कि सरकार को नैतिक या आदर्शवादी सिद्धांतों के आधार पर नहीं बल्कि संविधान के अनुसार चलना चाहिए। वे ब्रिटिश संविधान को सर्वोत्तम मानते थे और संवैधानिक ढांचे के भीतर रहकर ही सुधार चाहते थे। वे किसी भी क्रांतिकारी या असंवैधानिक उपायों के पक्ष में नहीं थे। उनका मुख्य शिकायत वाइसरॉय, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट था, जो ठीक तरह से शासन नहीं कर रहे थे, जिसे उन्होंने अन ब्रिटिश रूल कहा। नरमपंथियों ने कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण अलगाव की कल्पना नहीं की, बल्कि उनका लक्ष्य साम्राज्य के भीतर सीमित स्वशासन, लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट था। उन्होंने पूर्ण समानता, कंप्लीट इक्वालिटी का डिमांड नहीं किया, बल्कि इसे सिर्फ शिक्षित और संपन्न वर्ग के अधिकारों से जोड़ा। नरमपंथी सबसे पहले इंडियन काउंसिल का उन्मूलन यानी कि एबॉलिशन चाहते थे, जो भारत में उदार नीतियों का आरंभ करने से एक रोकथाम लगा रही थी, हमेशा हिंड्रेंस क्रिएट करती थी। लेजिस्लेचर्स में भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि चाहते थे, जिसमें सेंट्रल और प्रोविंसेस के लेजिस्लेचर में 50% इलेक्टेड मेंबर्स हों, जो लोकल बॉडीज, यूनिवर्सिटीज और चेंबर ऑफ कॉमर्स से चुने जाएं। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब में नए काउंसिल्स बनाए जाएं। वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 2 भारतीय सदस्यों की उपस्थिति और बॉम्बे और मद्रास के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1 भारतीय सदस्य की सदस्यता चाहते थे। उनकी मांग थी कि बजट लेजिस्लेचर्स को भेजा जाना चाहिए और बजट पर विचार, सवाल उठाने का अधिकार और मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्टैंडिंग कमेटी में अपील करने का अधिकार भारत सरकार के विरुद्ध, और उन्होंने भारतीय समाज के केवल शिक्षित वर्गों, जो जनता के प्रतिनिधि या विकल्प माने जा सकते थे, के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग की। नरमपंथियों की मांग यह भी थी कि ब्रिटिश सरकार, जो भारत की सेना उपयोग कर रही थी साम्राज्यिक युद्धों के लिए, उनके खर्चों को बराबरी से उठाए और भारतीयों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाए भारतीय सेना में। सबसे महत्वपूर्ण था सेवाओं के भारतीयकरण की मांग। उनका तर्क था कि एक भारतीयकृत सिविल सेवा भारत की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होगी। उनकी मांग यह थी कि लंदन और भारत में सिविल सेवाओं की परीक्षा एक साथ हो और इन परीक्षाओं में बैठने के लिए आयु की सीमा 19 से बढ़ाकर 23 की जाए। इन सब के अलावा ज्यूरी द्वारा सुनवाई का विस्तार, हथियार कानून का अंत, मालगुजारी के अति आकलन की शिकायत यानी कि ओवर असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू, स्थायी बंदोबस्त के विस्तार यानी कि परमानेंट सेटलमेंट के एक्सपेंशन, नमक कर का उन्मूलन और असम के चाय बागानों में इंडेंचर्ड लेबर मजदूरों के विरुद्ध एक अभियान नरमपंथियों की मांग में शामिल थे। अगर बात करें इनके मेथड्स पर, तो नरमपंथी राजनीतिज्ञों ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा नहीं किया, या फिर यूं कहें कि एक जन आंदोलन खड़ा नहीं किया, क्योंकि उनमें से अधिकांश अंग्रेजों के लोकतांत्रिक राजनीतिक परंपरा में आस्था रखते थे। इसलिए उन्होंने इंग्लैंड के राजनीतिक जनमत को पुकारा। उनका तरीका प्रार्थना पत्र और ज्ञापन भेजना, भाषण देना और लेख छपवाने का था। इससे उनका मानना था कि इससे वह इंग्लैंड के उदारवादी राजनीतिक जनमत को भारत के स्वशासन यानी कि सेल्फ रूल दिए जाने के पक्ष में मांग कर पाएंगे। नरमपंथियों का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक योगदान था कि उन्होंने उपनिवेशीवाद की एक आर्थिक समालोचना यानी कि इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म को पेश किया। 3 नाम इस आर्थिक राष्ट्रवाद इकोनॉमिक नेशनलिज्म में स्मरणीय हैं: दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे और आरसी दत्त, जिसे अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस आर्थिक राष्ट्रवाद का विशेष बल भारत की गरीबी पर था और इसे मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड के पॉलिसी ने पैदा किया था।
इस मुक्त व्यापार और विदेशी पूंजी के निवेश से भारत एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बना और ब्रिटेन के तैयार प्रोडक्ट्स का उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर बन गया। यही ड्रेन थ्योरी के नाम से फेमस हुआ, जिसने इकोनॉमिक नेशनलिज्म का बुनियाद रखा। यह तर्क दिया गया कि होम चार्जेस, मिलिट्री चार्जेस और इंटरेस्ट पेमेंट के थ्रू इंडिया को उसके वेल्थ से ड्रेन किया जा रहा था। इससे भारत में सीधे सीधे निर्धनता आती थी और पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बाधित होती थी। इस दौरान मॉडरेट लीडर्स का मुख्य काम था लोगों में राजनीतिक चेतना जगाना, उन्हें शिक्षित करना, राष्ट्रवादी विचारधारा को समझाना और उसे फैलाना। इस उद्देश्य को पूरा करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन प्रेस था। प्रेस के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाता था, उन्हें राष्ट्रीय भावनाओं से जोड़ा जाता था, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता था और एक संगठित राष्ट्रवादी जनमत तैयार किया जाता था। इस प्रकार प्रारंभिक चरण में आंदोलन का केंद्र जन संघर्ष नहीं बल्कि विचारों का प्रसार और राजनीतिक शिक्षा था। कोई भी प्रीलिम्स का एग्जाम हो या वो यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का हो या कोई भी अदर वन डे एग्जामिनेशंस हो, अक्सर न्यूज़पेपर्स के नाम, उनसे जुड़े पर्सनालिटी या वह किस रीजन से जुड़े हुए थे, कहाँ से प्रकाशित होते थे, अक्सर पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर को आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द हिंदू एंड स्वदेश मित्रम, जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अमृता बाजार पत्रिका, सुशील कुमार और मोतीलाल घोष, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन मिरर एनएन सेन, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी, हिंदुस्तानी और एडवोकेट जीपी वर्मा, ट्रिब्यून और अखबार आम पंजाब से, इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, काल और गुजराती बॉम्बे से, सोम प्रकाश, बंगा निवासी और साधारणी बंगाल से। प्रेस के इस हिस्ट्री में दो पर्सनैलिटीज का नाम खासकर उभर कर आता है। पहले हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो सबसे पहले भारतीय होते हैं जिन्हें अपने जर्नलिज्म के कारण जेल भेजा गया, और दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक, जो लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने अपने राइटिंग से ब्रिटिश सरकार के नाक में दम कर दिया था। मॉडरेट राजनेताओं के काम का असर हमें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में देखने को मिलता है। अगर इसका कंपैरिजन 1861 के एक्ट से किया जाए, भले ही उनके डिमांड्स को कम्प्लीटली नहीं माना गया, पर कुछ प्रोविजंस ऐसे जरूर थे जिसे हम मॉडरेट नेताओं के अचीवमेंट के तौर पर देख सकते हैं। जैसे केंद्र और प्रोविंसेस में प्रसार किया गया एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का गठन चुनाव से नहीं बल्कि चयन द्वारा किया जाता था। स्थानीय निकाय अपने अपने नाम भेजते थे, जिनमें से केंद्र में वाइसरॉय और प्रांतों में गवर्नर सदस्यों का चयन करते थे। बजट पर बहस मिला, पर वोट का अधिकार नहीं मिला। इस तरह नरमपंथी राजनीति अपने उद्देश्यों, कार्यक्रमों, उपलब्धियों और भागीदारियों में सीमित रहे। इसके बावजूद नरमपंथियों ने उपनिवेशीवाद का एक आर्थिक समालोचन पेश करके और भारत की निर्धनता को उससे जोड़कर एक वाद विवाद का एक ऐसा मंच तैयार किया जिसने आगे चलकर कॉलोनियलिज्म को एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज दिया। नरमपंथी नेताओं की असफलताओं के कारण जल्द ही गर्मपंथी एक्सट्रीमिस्ट प्रतिक्रिया सामने आई, जो सूरत के बदनाम विभाजन 1907 स्प्लिट ऑफ सूरत के नाम से याद किया जाता है, जिसे हम अपने अगले वीडियो में कवर करें। तो यह था आज का लेक्चर। किसी भी डाउट या क्वेश्चन को आप सभी कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक समय से पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।